नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम यहाँ पर कुशल हैं, आप भी कुशल होंगे। चूँकि आप सभी को मालूम है कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और कम्प्लीटली पढ़ाने वाले हैं हम। उसके अलावा और भी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश की सीरीज़ के बाद। आप सभी से विशेष अनुरोध है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें, क्योंकि हम निःशुल्क शिक्षा अभियान के तहत पढ़ाई करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। तो आपका भी एक सहायता की हमें आवश्यकता है। अगर आप सहायता करेंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे और आप लोगों का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के इससे पहले 6 वीडियोस देख चुके हैं। 6 वीडियो आपको अपलोड कर दिए गए हैं हमारे चैनल पर। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उन वीडियो के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एवं मध्य प्रदेश के भौतिक मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन भी देख लिया है। 10 के 10 संभाग समझ लिए हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य परिचय भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की चट्टानें भी, इससे पहले का जो वीडियो था वो मध्य प्रदेश की चट्टानों के संदर्भ में था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की चट्टानें भी हमने आपको भली भांति समझा दिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी चीज़ों में तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपका तुरंत निकाल करेंगे जल्दी से जल्दी यथासंभव हो सके तो, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल जो विभाजन है वो कितने तरह से किया गया है, ये हम वहाँ पर समझने वाले हैं। आप याद रखिए, किसी भी देश की अगर हम बात करें, किसी भी देश या प्रदेश की हम बात करें, किसकी बात करें? किसी भी देश या प्रदेश की हम बात करें तो किसी भी देश या प्रदेश के जो विभाजन किया जाता है वो विभाजन 2 आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर किया जाता है। एक तो ऐसा कि वो प्रकृति के द्वारा पहले से ही विभाजित है। क्या है? प्रकृति के द्वारा पहले ही विभाजित है, अर्थात पहले से ही वर्गीकृत है प्रकृति के अनुसार। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भौगोलिक संरचना कुछ उसकी इस तरह है कि उसके प्रत्येक खंड में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। समझ में आ गया? और एक विभाजन किया जाता है प्रशासनिक आधार पर, अर्थात वहाँ पर किस तरह से सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाती हैं या बनाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन किस तरह से ग्राम तक ले जाया जा सके, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी विभाजन किया जाता है। जैसे हम बात करें अपने मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक विभाजन है, मैं बता रहा हूँ कि किसी भी देश या प्रदेश के जो विभाजन होता है वो 2 तरह से किया जाता है। कितनी तरह से किया जाता है? 2 तरह से किया जाता है। किस किस तरह से किया जाता है? तो पहला जो विभाजन किया जाता है या तो प्रशासनिक आधार पर किया जाता है, किसी भी प्रदेश का विभाजन या देश का विभाजन 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो प्रशासनिक आधार पर किया जाता है, दूसरा होता है भौगोलिक विभाजन, अर्थात भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ये प्राकृतिक विभाजन भी यहाँ लिख सकते हैं हम, भौगोलिक विभाजन। समझिए, यही हम बोल देते हैं कि प्रकृति के अनुसार, ठीक है। किसी भी देश या राज्य का जो विभाजन होता है वो 2 आधार पर होता है। एक तो प्रकृति के द्वारा पहले से ही, अर्थात पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो उसके भागों का जो विभाजन है वो पहले से ही है। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो भौगोलिक विभाजन मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। और अगर देखा जाए तो वैसे अगर देखा जाए भौगोलिक विभाजन तो 7 प्रकार से इसका मुख्य भौगोलिक विभाजन किया गया है। समझ में है? प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो हमने आपको पहले भी जैसे बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि प्रशासनिक विभाजन जो है वो प्रशासन के दृष्टिकोण से किया जाता है, अर्थात राज्य किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुविधा के अनुसार राज्य को एक प्रशासन अर्थात प्रशासनिक क्षेत्र अर्थात संभाग के रूप में बांट देता है। जैसे मध्य प्रदेश में आपके कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। ये क्या है? ये प्रशासनिक आधार पर ही तो प्रदेश का विभाजन है कि नहीं है भाई? जो संभाग हैं प्रशासनिक आधार पर ही तो बांटे गए हैं। जैसे इंदौर संभाग है, जबलपुर संभाग है, आपका नर्मदापुरम संभाग है, मुरैना संभाग है, शहडोल संभाग है, सागर संभाग है, उज्जैन संभाग है। ये क्या है? ये सभी के सभी प्रशासनिक विभाजन है, अर्थात राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उचित प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इन पर क्या किया जाता है? सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।
किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तो यहां पर से इस बात को समझिए कि जो प्रशासनिक आधार पर विभाजन है ये हमने आपको पढ़ा दिए हैं। आप दूसरे नंबर का वीडियो चले जाइए, वहां पर से ये पढ़ लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक विभाजन। तो किसी भी प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में, अर्थात हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का हम भौगोलिक विभाजन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे, आपका स्नेह मिलेगा, तो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी और हमें प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं हम भौगोलिक विभाजन के बारे में। जो भी साथी हमारे मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि ये बिल्कुल ना सोचें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपको पता हो तो आपको याद रखना, सन 2017 में जो मध्य प्रदेश एसआई की वैकेंसी आई थी, एमपी एसआई में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये बिल्कुल ना सोचें। और मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि कभी भी कंपटीशन के दौर में शॉर्टकट वाला रास्ता उचित नहीं होता है। जो व्यक्ति शॉर्टकट चलते हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो सिलेक्शन भी बड़ी आसानी से होते हैं। यदि मेहनत करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, सिलेक्शन होना है तो मेहनत करिए। मेहनत से बचने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अधिकतर विद्यार्थी देखने में आता है कि वो मेहनत करने से बचते हैं, बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ते, तो ऐसा नहीं करना है। आप याद रखें, कोरोना काल चल रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका 2 मिनट लूँगा। कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने किताबें बंद कर रखी है। यही वो समय है दोस्तों जब आपको तैयारी करना चाहिए। जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम सन 2017 में इसके फॉर्म भरे थे, लेकिन लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुए तो लोगों को 10 दिन पहले पता चला कि उनका एग्ज़ाम है, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। यही होता है, जब लॉकडाउन खत्म होगा और एकदम से आपकी वैकेंसी आ जाएंगी और वैकेंसी के साथ जब एग्ज़ाम होंगे तो फिर आप अपने आप को निराशाजनक स्थिति में पाएंगे। तो मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि इस लॉकडाउन का भरपूर उपयोग करें। जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान किस में लगाएं? एजुकेशन में लगाएं। नकारात्मक सोच में बिल्कुल ना पड़ें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में रहें, घर में रहकर बड़े अच्छे से आपकी तैयारी करते रहें। तो चलो आते हैं टॉपिक में। तो सन 2017 में एसआई में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे और उन टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक तो डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन यानी भौतिक आधार पर मध्य प्रदेश को कितने प्रदेशों में बांटा गया है, या भौतिक आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। भौगोलिक आधार, तो भौगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए तो मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन 7 इसके भाग प्रमुख होते हैं। मैं अभी आपको वो समझाऊंगा, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो भौगोलिक विभाजन की हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो भौगोलिक विभाजन अगर मैं बात करूं तो भौगोलिक विभाजन मध्य प्रदेश का अगर मुख्यतः देखा जाए, लेकिन मुख्यतः भौगोलिक विभाजन से पहले मैं आपको बता दूं कि जब 1 नवंबर 2002 हो गया, 2000, जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, उसके पहले जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन जो था वो 9 भागों में हुआ करता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर 9 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 9 भागों में बांटा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, अर्थात मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग से स्थापना नहीं हुई थी, तब मध्य प्रदेश में भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन से भाग थे तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप याद रखें 2 भाग कौन से थे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है। मैं वहां पर आपको लिख देता हूँ कि 2 ऐसे भाग हैं जो वर्तमान में अब मध्य प्रदेश में नहीं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका महानदी बेसिन। कौन सा नहीं है? महानदी बेसिन वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है, और दूसरा जो भाग है वो दूसरा भाग का नाम क्या है? दंड कारण्य।
आपने सुना होगा भगवान राम के बारे में, ठीक है। दंडकारण्य के बारे में तो सभी ने सुना है। दंडकारण्य के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो ये दंडकारण्य का क्षेत्र और महानदी बेसिन दो ऐसे भौगोलिक भाग हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है। अर्थात 2000 से पहले मध्य प्रदेश को 9 भौगोलिक भागों में बांटा गया था वो, लेकिन वर्तमान में 7 हैं, क्योंकि 2 ऐसे भौगोलिक भाग हैं मध्य प्रदेश के, वो कहाँ चले गए हैं? छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। कौन कौन से हैं? महानदी बेसिन एवं दंडकारण्य। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल घबराना नहीं है, बड़े आराम से आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। तो भौगोलिक विभाजन जो है, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन किया गया, तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत या प्राकृतिक विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के अनुसार जो विभाजन किया गया, तो प्राकृतिक विभाग के अनुसार जो प्राकृतिक विभाजन है वो प्राकृतिक विभाजन मध्य प्रदेश का मुख्यतः 3 भागों में किया गया। अब आप बोलोगे कि सर आप तो शुरू में बोल रहे थे कि 7 भाग, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्वेश्चन बना होगा ना कि भाई आप तो बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि 7 भागों में विभाजन किया गया, हमने तो पढ़ा है 7 भागों में विभाजन हुआ। तो यहीं पर से समझिए बच्चों कि जो 7 भागों में विभाजन है वो तो भौगोलिक मुख्य विभाजन 7 भागों में है, लेकिन प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो प्रकृति के आधार पर मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, जियोग्राफिकल जो विभाजन किया गया है, वो मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया? 3 भागों। अब मैं यहीं पर से एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा विभाजन है? जो पहला भाग है वो है मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। और जो दूसरा है वो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला क्षेत्र आप मान सकते हैं, पर्वतीय प्रदेश। और जो तीसरा है ये पूर्वी पठार जो है, वर्तमान में देखो पूर्वी पठार का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी। और पूर्वी ही पठार को क्या कहा जाता है? आपका बघेलखंड का पठार कहा जाता है। समझिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो प्रकृति के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में है। कौन कौन सा है? पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश, तीसरा है बघेलखंड का पठार या बघेलखंड का प्रांत या प्रदेश। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है ना? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सन 2018 में जो शिक्षक की भर्ती आई थी टीचर की, उसमें 2019 में जब एग्ज़ाम हुए थे तो एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश को, क्या पूछा गया था कि मध्य प्रदेश को प्रकृति के आधार पर मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। अगर प्रकृति के आधार पर पूछा जाए मुख्य, तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, लेकिन मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टिकोण के या भौगोलिक विभाजन के अनुसार कितने भाग हैं कुल? तो 7 भाग हैं। समझ में आया? ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आंसर कौन सा आएगा। तो बेटा याद रखें, ये मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार, इन्हीं में से जो मध्य उच्च प्रदेश है, इसी मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 ऐसे उप प्रदेश हैं और इन्हीं 5 उप प्रदेश और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड के पठार को मिलाकर मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। समझ में आया? क्या समझ में आया कि मध्य उच्च प्रदेश के 5 उपभाग हैं, इन्हीं 5 उपभाग के अलावा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी एवं बघेलखंड को मिलाकर मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब भूलेंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर से अपन इन सभी का एक एक करके क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन आता है। समझिए मध्य उच्च प्रदेश को
किसको समझिए, मध्य उच्च प्रदेश को। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भागों में मध्य उच्च प्रदेश विभाजित है। मैं अभी मैप के माध्यम से भी पढ़ाने वाला हूँ आपको, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको पूरा की पूरा याद हो जाएगा। और बस आप ध्यान से मेरा वीडियो देखते रहें। जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको 5 उपभागों में बांटा गया, और इस उपभाग में सबसे पहला जो भाग है वो है मध्य भारत का पठार। कौन सा है, जो पहला भाग है वो कौन सा है, मध्य भारत का पठार। दूसरा भाग मालवा का पठार। जो तीसरा भाग है इसे कहा जाता है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। ठीक है, और इसी में जो चौथा है, ये चौथा है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार। और जो अंतिम है 5वां, इसे कहा जाता है रीवा पन्ना का पठार। समझिए मेरी बात, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, जो मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य प्रदेश को प्रकृति के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, कौन सा, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा सतपुड़ा पर्वत मैकाल श्रेणी। तीसरा कौन सा है, बघेलखंड का पठार। अगर देखा जाए तो मध्य उच्च प्रदेश को 5 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से उपभाग हैं, तो सबसे पहले मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार के बाद कौन सा, मालवा का पठार। मालवा के पठार के जस्ट नीचे आता है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। ऊपर अगर हम चले जाएं छतरपुर वाले इलाके या टीकमगढ़ में, तो वहाँ पर आता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे आता है रीवा पन्ना का पठार। समझ में आया, अर्थात 5 मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 ऐसे भाग आते हैं। आप ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कितने उपभाग हैं, तो 5 उपभाग। समझ में आया, अर्थात ये पांचों की पांचों किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे समझते हैं, हम इनका एक एक कर अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको मध्य उच्च प्रदेश के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ। यहाँ तक लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। देखो, मैप भले उतना अच्छा ना हो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ये मध्य प्रदेश। अब मैं आपको बता दूं, इसी मध्य प्रदेश में ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है मध्य भारत का पठार। ठीक है, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है बुंदेलखंड
खंड का पठार। और ये जो हिस्सा है ये मालवा का पठार, और इस मालवा के पठार के यहाँ पर वाला जो हिस्सा है ये आता है रीवा पन्ना का पठार। और इसी रीवा पन्ना के पठार के पास से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक जो जाता है, और यहाँ पर से जो बीच में इलाका आता है ये आता है आपका बघेलखंड का। ये बघेलखंड का पठार आता है। ये नीचे वाला जो है ये क्या है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और ये वाला जो है ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैप में मैंने बता दिया। समझिए, यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये वाला जो इलाका है कहाँ वाला, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, और कौन सा वाला हिस्सा आपका, बुंदेलखंड का पठार। ये सॉरी, ये जो पांचों की पांचों जो क्षेत्र है, अर्थात कौन सा, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार के बाद कौन सा, उसके नीचे वाला मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों याद रखना, यदि आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन सा हिस्सा नहीं आता है, तो आपको याद रखना है मध्य उच्च प्रदेश के, अगर आपको ये पांचों की पांचों याद होंगे तो बड़ी आसानी से आप बोल देंगे कि बघेलखंड नहीं आता, और कौन नहीं आता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी वाला प्रदेश नहीं आता है इसके अंतर्गत। समझ में आए? मैं आपसे बता दूं, ये जो हिस्सा है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी वाले प्रदेश, अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये क्या है, मध्य उच्च प्रदेश। और इस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, इस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश का 82%, कितना परसेंट, 82% हिस्सा, अर्थात मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 82% हिस्सा अर्थात 82% हिस्सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। समझ में आया? अब मैं यहाँ पर से एक आपको क्वेश्चन भी बताना चाहता हूँ। क्या होगा, ये जो मध्य उच्च प्रदेश है, कई बार क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर से क्वेश्चन बना कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र या प्राकृतिक भाग है या भौगोलिक क्षेत्र है। चूंकि मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो भौतिक विभाग है, अगर हम इन 7 पोर्शन में बात करें, 7 भागों में बात करें, तो आपका मालवा का पठार 28%, नर्मदा सोन घाटी 26%, बघेलखंड 7%, 11% आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अगर इसकी बात करें तो 10 दशमलव कितना है, 10 पॉइंट कुछ आएगा, और इसका आएगा 10.37, 10.7 आप याद रख सकते हैं। और जो रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना का पठार का क्षेत्रफल 7.7%। समझ में आया? मैं आपसे बता दूं, मालवा का पठार 28%, नर्मदा सोन घाटी 26%। अगर बात करें कि इसकी मध्य भारत के पठार की तो 10.7%, ठीक है। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो 10.34, मतलब 10.4 भी आप बोल सकते हैं इसको, 10.4। रीवा पन्ना के पठार 7.7, बघेलखंड का पठार 7% और सतपुड़ा मैकाल 11%। और मैंने आपको बताया है कि मध्य उच्च प्रदेश 82% है। बताया कि नहीं बताया? तो यही आपको मैं समझाना चाहता हूं कि यदि आपसे क्वेश्चन अर्थात परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, और आपको ऑप्शन देता है, बताइएगा, मध्य उच्च प्रदेश पहला ही ऑप्शन है, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, तो आप क्या जवाब देंगे? जल्दी बताइए। अगर
मध्य उच्च प्रदेश आ गया और मध्य उच्च प्रदेश आ गया तो सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है आपका वो कौन आएगा? मध्य उच्च प्रदेश ही आएगा, क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश 5 उपखंडों में अर्थात भागों में बटा हुआ है और इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल 82% हिस्सा, कितना परसेंट? मध्य प्रदेश का 82 अर्थात 2/3 से भी अधिक हिस्सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। समझ में आया? एग्जामिनर को समझिए, यदि वो मध्य उच्च प्रदेश पूछना चाह रहा है तो आपको मध्य उच्च प्रदेश ही बताना पड़ेगा। लेकिन यदि 7 प्राकृतिक भागों में बात करें हम, किसमें? इन 7 भौगोलिक भागों में बात करें, उन 7 भौगोलिक भाग में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो भौतिक विभाग है वो मालवा का पठार है, जिसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 88,000 स्क्वायर फीट के आसपास, वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है, वर्ग मीटर के आसपास आता है। और देखा जाए तो यह परसेंटेज मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% अर्थात 28% हिस्सा मालवा का पठार के अंतर्गत आता है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश की बात करें, सबसे छोटा भौतिक भाग की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र, सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा होगा? तो बेटा कौन सा होगा आपका? बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार होगा? बघेलखंड का पठार। यहीं पर से बात समझिए, यदि आपसे क्वेश्चन मध्य उच्च प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो मध्य उच्च प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो मध्य उच्च प्रदेश वहां पर ऑप्शन में होगा। यदि मध्य उच्च प्रदेश ऑप्शन में नहीं है और एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक जो 7 भाग है, उन 7 भौगोलिक भागों में, उन भौगोलिक विभागों में सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा भाग है? तो आपका आंसर होगा मालवा का पठार, जो कि 28% हिस्से पे आता है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? बिल्कुल परेशान मत हो। अगला सबसे छोटा जो भौगोलिक विभाग है वो कौन सा है? तो भाई बघेलखंड का पठार है, 7% है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र पर। यहाँ तक क्लियर है ना? बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब हम यहीं पर समझेंगे, मैं एक एक करके सारे पठारों का अध्ययन कराऊंगा। लगभग 2 से 3 वीडियो हमारे बनेंगे, सभी का विस्तार से वर्णन करेंगे। अब बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि कई बार क्या होता है, इन भौतिक जो विभाग हैं या भौतिक प्रदेश हैं, इन भौगोलिक प्रदेशों की उच्च चोटियां भी पूछी जाती हैं। तो मैं अभी आपको पहले मध्य प्रदेश, जो मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको देना चाहूँगा। तो आप सुन लीजिए, जो मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। और अगर देखा जाए तो ये जो मध्य प्रदेश है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण पठार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? दक्षिण पठार के अंतर्गत आता है। समझ में आया? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार के अंतर्गत आता है, तो ये जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश आपका दक्षिण भारत के पठार के अंतर्गत आता है। मैंने आपको कल भी बताया था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो जो पूरा प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा ही तो आता है इसमें, और यहाँ पर दक्कन वाला पठार आता है कि नहीं आता है? प्रायद्वीप का मतलब क्या है? अब ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, और उसके बाद मध्य उच्च प्रदेश के बारे में अपन समझेंगे। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। समझिए आप, मैंने पिछली कक्षा में भी प्रायद्वीप के बारे में बताया था। ऐसा स्थलखंड देखिए, प्रायद्वीप के बारे में, ऐसा स्थलखंड जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो या पानी से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है, मध्य प्रदेश के नीचे ये जो भारत है, ये यहाँ से लेकर नीचे वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, और इसी को दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसा भूभाग जो 3 ओर से किससे, समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। अब द्वीप क्या होते हैं, तो द्वीप के बारे में भी समझिए। ये तो होगा प्रायद्वीप। अब द्वीप क्या होता है?
आपने देखा होगा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखा है। ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी जलमग्न हो, जल हो, चारों ओर जल से घिरा हुआ हो या पानी से घिरा हुआ हो, उस भूभाग को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। द्वीप कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? जैसे लक्षद्वीप, आपके अंडमान निकोबार छोटे छोटे से स्थलखंड ही तो हैं। इन स्थलखंडों के अगल बगल में पूरा पानी भरा हुआ है। भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? तो ये क्या है? ये द्वीप ही तो हैं। अर्थात ऐसा भूभाग जो अपने चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहा जाता है, और ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और लैंडलॉक्ड एरिया क्या होता है? भू आवेष्टित क्या होता है? कुछ हिस्सा ऐसा भी तो होता है, कुछ ऐसे राज्य भी तो होते हैं जिनके आसपास ना तो कोई विदेशी सीमा लगती है और ना ही समुद्र लगते हैं। ऐसा हिस्सा भी तो होता है कि नहीं होता है? अर्थात ऐसा भूभाग जिसकी सीमाएं किसी अन्य देश से ना लगती हों एवं किसी समुद्र से ना लगती हों, ऐसे हिस्से को पूर्णतः भू आवेष्टित कहा जाता है, अर्थात लैंडलॉक्ड एरिया कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? क्लियर है? ऐसा भूभाग जो जिसकी सीमा किसी अन्य देश से ना लगती हो, उसके अलावा उसकी सीमा किसी जल क्षेत्र से न लगती हो, समुद्र से न लगती हो, ऐसे भूभाग को लैंडलॉक्ड एरिया कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? भू आवेष्टित कहा जाता है। अर्थात मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा ना तो किसी अन्य देश से लगती है और ना ही किसी समुद्र से लगती है। तो मध्य प्रदेश एक कैसा राज्य है? पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। समझ में आए? यहाँ तक क्लियर है? अब हम पुनः अपने टॉपिक पे लौटते हैं। मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य उच्च प्रदेश। कितने भाग में फैला हुआ है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का 82% भाग पर कौन सा भाग फैला हुआ है? मध्य उच्च प्रदेश। कितने उपभागों में बटा हुआ है? तो उपभाग कितने हैं इसके? 5 है कि नहीं? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग अगर देखा जाए तो मध्य उच्च प्रदेश है, और मध्य उच्च प्रदेश 5 उपभागों में बटा हुआ है, और यह भारत का मध्य प्रदेश का 82% हिस्सा कवर करता है। इसके अलावा मध्य उच्च प्रदेश के बारे में और समझ लेते हैं। जो मध्य उच्च प्रदेश है, ये मध्य उच्च प्रदेश पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर कहाँ पर से? पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर दक्षिण में कहाँ पर? नर्मदा घाटी तक, अर्थात सतपुड़ा वाला क्षेत्र इससे अलग हो जाता है। तो कहाँ तक? नर्मदा नदी तक। दक्षिण में कहाँ पर? दक्षिण में नर्मदा नदी तक। उत्तर में गंगा के कछारी प्रदेश या यमुना का कछारी प्रदेश। उत्तर में कहाँ पर? यमुना का मैदान बोल सकते हैं आप। यमुना के मैदान उत्तर में। क्या? जो मध्य उच्च प्रदेश है वो यमुना कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर में यमुना के मैदान तक, पश्चिम में अरावली पर्वत तक, पूर्व में अगर बात करें तो पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक, पूर्व में कहाँ? पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक, और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे कौन सा आता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ही आप याद रखें। कौन सी श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अर्थात नर्मदा नदी इसको क्या करती है? अलग करती है। वहाँ तक का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य उच्च प्रदेश में मध्य प्रदेश की बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो प्रवाहित होती हैं, जैसे चंबल नदी, क्षिप्रा नदी भी यहाँ से निकलती है लेकिन दक्षिण में चली जाती है, ठीक है। बेतवा नदी, काली सिंध नदी, ठीक है, ये मध्य उच्च प्रदेश में ही है। सोन नदी, टोंस नदी, ये सभी किसमें है? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। और ये समस्त जो नदियां हैं, चाहे चंबल नदी देख लें, बेतवा नदी देख लें, सिंध नदी देख लें, सिंध नदी के अलावा सोन टोंस नदी देख लें, बेतवा नदी देख लें, ठीक है, ये सभी की सभी नदियां यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। कौन सी नदी के अंतर्गत आती हैं?
सॉरी यमुना नहीं, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। जब हम मध्य प्रदेश को आपको अपवाह तंत्र बताएंगे तो अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा होगा आपके मन में कि गंगा नदी का महातंत्र कैसे हो गया, अपवाह तंत्र कैसे हो गया। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जो गंगा नदी है वो हालांकि मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं घूमती है, बिल्कुल नहीं चलती है यहाँ पर, लेकिन आपने देखा होगा ये जो मध्य प्रदेश है कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश है कि नहीं मध्य प्रदेश। आपने देखा होगा यहाँ मालवा का पठार पड़ता है, यही मालवा के पठार से जाना पाओ नामक पहाड़ी से एक चंबल नदी निकलती है और ऐसे करके यहाँ से बहती हुई कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में। ये जो कौन सी है, यमुना। और यमुना नदी किस पे मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती। अपवाह तंत्र क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आप समझो। बेतवा नदी जाएगी, सोन नदी जाएगी, और ये टोंस यहाँ पर जाके सोन नदी उधर जाके गया में जाके मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, किससे मिलेगी, गंगा से। अब आप बोलेंगे कि भैया हमारे जो चंबल नदी है, चंबल नदी तंत्र जो है वो तो यमुना में पानी गिराता है। तो भाई अपवाह तंत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं। अपवाह तंत्र क्या होता है, हालांकि हम जब नदियों के वर्णन करेंगे तो सब सारी चीजें वापस से आपको समझाएंगे। ये जो नदी है, इस नदी की सहायक नदियों के द्वारा जो जल किसमें, मुख्य नदी में छोड़ा जाता है कि नहीं छोड़ा जाता है। प्रत्येक नदी की आपने सुना होगा कि छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं, और इन्हीं सहायक नदी से अर्थात इसी तंत्र को, पूरे तंत्र को, एक तंत्र का निर्माण हो जाता है। एक नदी की अन्य सहायक नदियों के द्वारा उस नदी में लाकर पानी गिराना और उस नदी को लेकर, अपवाह को लेकर समुद्र तक जाना, पूरा की पूरा एक नदी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, एक नदी तंत्र कहलाता है। और इसी के अंतर्गत जो चंबल नदी है और ये जो आपकी गंगा नदी है, यमुना नदी में भले ही जल गिरा रही हैं, टोंस नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल कहाँ पर छोड़ेंगे, गंगा में छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो एक तरह से गंगा नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है वो नर्मदा नदी ही है। लेकिन नदी तंत्र, अपवाह तंत्र हम बात करेंगे तो नर्मदा नदी के अलावा सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र मान लिया। तो जो मध्य उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, अर्थात मध्य उच्च प्रदेश से निकलने वाली नदियां, सारी की सारी नदियां जल कहाँ लेकर जाती हैं, उत्तर की ओर लेकर जाती हैं। उत्तर की ओर कैसे ले जाएंगी, नदियां किधर बहती हैं। आप किसी रूम में पानी छोड़ दीजिए तो आपने देखा होगा पानी जिधर ढलान होगा वहीं बहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि घाटी में बहने लगेगा, कि ऐसा हो जाता है कि आपने पानी डाला घाटी की तरफ पानी चढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। कहने का मतलब ये है कि जो अपवाह तंत्र है, मध्य उच्च प्रदेश जो फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश के 82% हिस्से में मध्य उच्च प्रदेश फैला हुआ है, ये इसका जो ढलान है, इसका ढाल है वो उत्तर की ओर है। यही कारण है कि मध्य उच्च प्रदेश अर्थात मालवा के पठार या बुंदेलखंड की बात करें, यहाँ से निकलने वाली नदियाँ कहाँ किधर की ओर प्रवाहित होती हैं, तो उत्तर की ओर प्रभावित होती है कि नहीं होती। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के ये समझिए कि मध्य उच्च प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं और सारी की सारी नदियाँ कहाँ पर लेकर जाती हैं जल अपना, गंगा नदी में अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी में मिला देती हैं, पानी अपने गिरा देती हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य उच्च प्रदेश का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो गंगा नदी अपवाह तंत्र है। समझ में आया यहाँ तक क्लियर। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जलप्रपात, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जलप्रपात कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके मध्य उच्च प्रदेश में ही पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब समझते हैं आगे। समझिए, अब हम एक एक करके सातों जो आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं या भौगोलिक भाग हैं, सातों के सातों का एक एक करके अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं, आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पहली बात कि मध्य प्रदेश को
प्राकृतिक दृष्टि से कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कितने भाग? 3 भागों में आपको याद रखना है। कौन कौन से? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत मैकाल श्रेणी वाला प्रांत और बघेलखंड का पठार। समझ में आया? अब यहीं पर से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को कुल भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में किया गया है? 7 भाग। कितने भागों में किया गया है? 7 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 7 भागों में किया गया। अब ये सातों की सातों भागों के नाम क्या है? तो समझिए, इस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, दूसरा कौन सा है? मालवा का पठार, तीसरा कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी, चौथा कौन सा है? तो चौथा आपका कौन सा है? जल्दी बताओ, चौथा कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। और पांचवा कौन सा है? बघेलखंड का, सॉरी, रीवा पन्ना का पठार। ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है। छठा कौन सा है? तो छठवा आपको याद रखना है, कौन सा है? जल्दी बताइए। बघेलखंड का पठार। सातवां कौन सा है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश। ठीक है, सातों की सातों आपको याद हो गए। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा का पठार। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा भौतिक आपका कौन सा है? मालवा का पठार। ये क्या है? सबसे बड़ा है। ये कौन सा है? सबसे छोटा है। अब प्रश्न बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, सभी के परसेंटेज मैंने बता दिए है कि 28% कौन सा मालवा का पठार, 26% कौन सा है आपका नर्मदा सोन घाटी अर्थात दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, और फिर मध्य भारत का पठार कितना है? 10.9% के आसपास है कि नहीं? उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपका आता है बुंदेलखंड का पठार 10.4, उसके बाद रीवा पन्ना का पठार 7.7, ठीक है, और ये बघेलखंड का पठार कितना है? 7% है, और सतपुड़ा वाला परसेंट कितना है? 11% है कि नहीं है? ये आपको याद रखना है। ठीक है, कल के वीडियो में हम शुरू करेंगे कहाँ से? मध्य भारत का पठार से, और मैप के माध्यम से समझेंगे कि मध्य भारत का पठार का जो विस्तार है वो किस किस जगह पे है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, और इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है, ये भी समझेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक जाते जाते एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे मध्य उच्च प्रदेश के बारे में, चोटी के बारे में पूछे, सबसे बड़ी चोटी, तो इनके बारे में आपको हम कल ही बताएंगे, क्योंकि सविस्तार से बताएंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत आती है बुंदेलखंड के अंतर्गत दमोह में गुडविल चोटी जिसे कहते हैं, ठीक है, सद्भावना चोटी भी जिसे कहा जाता है, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आती है, और इसकी ऊंचाई 752 मीटर है, 752 मीटर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आप हमें देख रहे हैं, इसके हम आभारी हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जल्द हम भूगोल एवं साइंस की क्लास भी शुरू करेंगे, लेकिन वो तब शुरू करेंगे जब हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, आप लोगों का स्नेह हमें ज़्यादा मिलता रहेगा। तो सभी लोगों से आप विशेष रिक्वेस्ट है
कि कोरोना काल के समय में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें, किसी भी तरह का मानसिक प्रेशर न बनाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, शुभ रात्रि।